नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है और उत्तराखंड में आज हम छठा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है। आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय भूगोल विद्वानों ने हिमालय क्षेत्र को कितने खंडों में विभाजित किया है भाई? तो कितने खंडों में विभाजित किया है? तो 5 खंडों में विभाजित किया है भाई। ठीक है, वो 5 खंड कौन कौन से रहने वाले हैं? नेपाल खंड, पूर्वांचल खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। इन 5 खंडों में भैया क्या करा है? हिमालय क्षेत्र को बांटा है भाई। ठीक है, काली से लेकर और जो पूर्व तक का इलाका है वो नेपाल खंड कहलाता है। यमुना नदी से काली नदी तक का इलाका पूर्वांचल केदार खंड कहलाता है और यमुना नदी के पश्चिम का इलाका जालंधर खंड कहलाता है। जालंधर खंड के पश्चिम का इलाका कश्मीर खंड कहलाता है। तो इस तरीके से इन 5 क्षेत्रों को भी बांटा गया है। तो 5 खंड कौन कौन से हो गए भाई? नेपाल खंड हो गया, पूर्वांचल खंड हो गया, केदार खंड हो गया और जालंधर खंड और कश्मीर खंड। ये 5 खंड हमारे हो गए हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को क्या कहा गया है भाई? तो पौराणिक ग्रंथों में भैया उत्तराखंड समेत तिब्बत को जो कहा गया है वो कहा गया क्या है? उत्तर कुरु। क्या कहा गया भाई? उत्तर कुरु कहा गया है। महाभारत में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है भाई। पौराणिक या अन्य ग्रंथों में पूरे उत्तराखंड को व तिब्बत को उत्तर कुरु कहा गया है। मेरठ और हस्तिना वाले इलाके को दक्षिण कुरु कहा गया है भैया। तो पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को भैया उत्तर कुरु कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है भैया? तो किस रचना में? तो रघुवंश में। किसमें किया भाई? तो रघुवंश में कालिदास ने अपनी गढ़वाल व हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है भाई। महाकवि कालिदास का महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए इन्होंने गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात गौरी के पिता शब्द का प्रयोग किया गया है। कालिदास की पुस्तक मेघदूत में अलकापुरी के बारे में बताया गया है। मनु का निवास स्थल अलकापुरी को माना जाता है। अलकापुरी को कुबेर की राजधानी भी माना जाता है भाई। ठीक है, तो ये भी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, किस ग्रंथ में हिमालय तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग गंगा तट से होकर बताया गया है भैया? तो किसमें बताया गया है? तो ये मेघदूत में बताया गया है। किसमें भाई? तो मेघदूत में क्या बताया गया है? मेघदूत में बताया गया है। मेघदूत ग्रंथ में हिमालय तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग गंगा तट से बताया गया है। किसमें? तो मेघदूत ग्रंथ में बताया गया है भाई। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघदूत की जो रचना की है कालिदास जी के द्वारा रचना की गई है। इसी मेघदूत में कालिदास ने अलकापुरी का भी उल्लेख किया है भैया। ठीक है, अलकापुरी का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो अलकापुरी का उल्लेख मेघदूत ग्रंथ में किया गया है। और किनके द्वारा भैया मेघदूत की रचना की गई है? तो कालिदास जी के द्वारा मेघदूत की रचना की गई है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस पुस्तक में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है भाई? तो किस पुस्तक में कहा गया है? तो ये कहा गया है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में। किसमें भाई? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है भैया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पातीराम। ठीक है, लेखक कौन है इसके? तो पातीराम इसके लेखक हैं। और किस भाषा में लिखी गई है भाई? तो अंग्रेजी भाषा में ये भाई पुस्तक लिखी गई है। 52 गढ़ों को जीता है भाई किसने? तो अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया है। इसीलिए इनको क्या कहा गया भैया? तो इसीलिए इनको समस्त गढ़ों का विजेता भी कहा गया है। गढ़वाल का इतिहास गढ़वाल का इतिहास की बात करें तो ये भी किनके द्वारा लिखी गई है? तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न भैया किसके द्वारा लिखी गई है? तो पातीराम के द्वारा लिखी गई है। और किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। अब 52 गढ़ों को जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियां जिन्हें 7 सामुद्रिक स्रोत कहा गया है, में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है भैया? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो मंदाकिनी इसमें शामिल नहीं है। सप्त सामुद्रिक स्रोत में शामिल नदी कौन कौन सी हैं? तो सरस्वती नदी है, अलकनंदा नदी है, धौलीगंगा नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी, अलक और मंदाकिनी के बाद भागीरथी और नया नदी शामिल हैं भैया किसमें? तो सप्त सामुद्रिक स्रोत में शामिल हैं। कितनी नदियां भी? तो 7 नदियां शामिल हैं। और जिसमें शामिल नहीं है कौन सी नहीं है भाई? तो मंदाकिनी शामिल नहीं है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आज का रहने वाला है, चंद राजा लक्ष्मीचंद और पवार शासक श्याम शाह का उल्लेख किस मुगल कालीन पुस्तक में मिलता है भैया? तो किस में मिलता है? तो जहांगीर नामा में मिलता है भैया। किसका उल्लेख? तो चंद राजा लक्ष्मीचंद व पवार शासक श्याम शाह का। जहांगीर नामा में कुमायूं के राजा लक्ष्मीचंद का उल्लेख किया गया है और पवार शासक श्याम शाह का श्याम सिंह के नाम से उल्लेख किया गया है। इसी पुस्तक से पता चलता है कि जहांगीर के द्वार में श्याम शाह को जहांगीर के द्वार में क्या करा गया भाई? श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए गए थे भाई। श्याम शाह पहला पवार शासक था जिसने मुगलों से क्या करी थी भाई? भेंट करी थी। और लगभग 1621 में, कब भाई? 1621 में इसकी मुलाकात कहाँ भाई? आगरा में जहांगीर से होती है। श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है। इसे घमंडी व बिलासी राजा भी कहा जाता है। और श्याम शाह की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो अलकनंदा नदी में डूबने के कारण भैया श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है। सती प्रथा का उल्लेख भी श्याम शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी 60 जो रानियां थीं वो सती हुई थी भैया जब इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। तो ये पॉइंट भी हमें इससे याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो मिलता है भाई ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का भैया धार्मिक जो ग्रंथ है उसमें प्रथम उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का। विश्व का आदि ग्रंथ भैया ऋग्वेद को कहा जाता है। अब भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है भाई। इसी ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और भी मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। और स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड का प्रयोग किया गया है और कुमायूं के लिए भी मानसखंड का प्रयोग किया गया है। यानी कुमायूं को क्या कहा गया भाई स्कंद पुराण में? तो मानसखंड कहा गया है। और गढ़वाल को क्या कहा गया भाई? तो केदारखंड कहा गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से भैया अलकनंदा नदी को जाना जाता है भाई। अलकनंदा को भैया ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है। और गंगा को क्या कहा गया भाई? त्रिपथगा कहा गया है। और जाह्नवी को बद्री प्रभा कहा गया है भाई। तो ये भी हमें बातें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरिद्वार से मानसरोवर तक के क्षेत्र में फैला है भैया। तो क्या फैला हुआ है हरिद्वार से मानसरोवर क्षेत्र तक? तो मानसखंड और केदारखंड फैले हुए हैं। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, हरिद्वार से मानसरोवर तक के क्षेत्र में भैया मानसखंड और केदारखंड क्या हुए हैं भाई? फैले हुए हैं। प्राचीन काल में शैव संप्रदाय के 2 प्रमुख केंद्र बन गए थे, जिसमें केदारखंड व मानसखंड थे भाई। मानसखंड यानी कि मानसरोवर और केदारखंड यानी केदारनाथ भाई। ठीक है, पश्चिम में टोंस नदी है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है। पूर्व में काली नदी है जो नेपाल से सीमा बनाती है भाई। तो ये भी बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नागकन्या चंपावती किस स्थान से तपक रने चंपावत में आई थी भाई? ठीक है, तप करने कहाँ पर आई थी भाई? चंपावत में, सॉरी, तप करने चंपावत में कहाँ से आई थी भाई नागकन्या चंपावती? तो इनकी बात करें तो विदिशा से। कहाँ से आई थी भाई? तो विदिशा से आई थी। विदिशा यानी मध्य प्रदेश से। ठीक है, इनके जागर आज भी यहाँ पर गाए जाते हैं और इनके नागरों में उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया जाता है भाई। किसमें भाई? जागरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, और नाथ पंथ के प्रवर्तक भैया गुरु गोरखनाथ की पुस्तक गोरखवाणी में
उत्तराखंड का शब्द का क्या करा गया भाई, उल्लेख हमें देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो नाग कन्या चंपावती भैया जो आई थी कहाँ से, तो विदिशा से। तब कन्या कहाँ पर आई थी भाई, चंपावत से, चंपावत में आई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड रहस्य किसकी रचना है भाई। कौन सा, उत्तराखंड रहस्य किसकी रचना है, तो किसकी रचना है भाई, तो शालिग्राम वैष्णव की रचना है भैया उत्तराखंड रहस्य। ठीक है, वसुंधरा पुस्तक में भी उत्तराखंड तीर्थ का नाम आया है, और वेद माता पुस्तक में भैया उत्तराखंड हिमालय शब्द आया है। और ये वेद माता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हरिराम धस्माने के द्वारा वेद माता पुस्तक की रचना की गई है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द सर्वप्रथम कब आया था भाई, तो कब आया था ये, तो 1960 में। कब आया, 1960 में उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखकों में उत्तराखंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था भाई। 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड के 3 जिलों का क्या करा गया है, गठन किया गया है। और 3 जिले कौन कौन से हैं, तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। कौन से भाई, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई, तो 24 फरवरी 1960 को की गई है। इन तीनों को उत्तराखंड मंडल में शामिल किया गया। और कब शामिल किया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड मंडल में शामिल इन तीनों जिलों को शामिल किया जाता है। और उत्तराखंड मंडल की स्थापना कब होती है भाई, तो 1960 में इनकी क्या करा जाता है, उत्तराखंड मंडल की स्थापना की जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, नंदा देवी का सफल आरोहण भैया पुस्तक किसकी है, कौन सी भाई, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है भाई टिलमैन की है। किसकी है, तो टिलमैन की ये पुस्तक है। नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ओडले हैं। और इन्होंने कब भैया ये आरोहण किया था, तो 1936 में इनके द्वारा ये सफल आरोहण किया गया था। किसके द्वारा, तो ओडले के द्वारा, ओडले व टिलमैन के द्वारा। ठीक है, 1936 में। और नंदा देवी आरोहण का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, 1905 में, तो जो करा जाता है टीजी लॉन्ग स्टॉक के द्वारा। किसके द्वारा, टीजी लॉन्ग स्टॉक के द्वारा 1905 में क्या करा जाता है भैया, प्रयास किया जाता है। और पहला सफल आरोहण किसके द्वारा किया गया, तो ओडले और टिलमैन के द्वारा किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी भाई, तो ये कब सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी, तो 1882 में। कब, 1882 में हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर क्या करा गया था, सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन देने वाला है, उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है शिव प्रसाद डबराल को दिया जाता है भैया। उत्तराखंड शब्द के बारे में माना जाता है कि पहली बार इसका प्रयोग 1911 के कब भाई, 1911 के आसपास किया जाने लगा। केदार पुराण के द्वितीय भाग में उत्तराखंड शब्द हमें देखने को मिलता है भाई, मिलता था। शिव प्रसाद डबराल की रचनाएं जैसे कि उत्तराखंड और यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा भाई। ठीक है, गोरा बादल, गढ़वाली, मेघदूत, ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये सब इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। चारण उपनाम से भैया किनको जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है। डबराल की तुलना बाणभट्ट से की गई थी भाई, किससे तुलना की गई थी, तो इनकी तुलना भाई बाणभट्ट से की गई थी भाई। उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भैया किनको कहा जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को ही उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देने वाला है, कुमायूं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था भाई, तो जब कुमायूं पर गोरखा आक्रमण हुआ तो उस समय जो नेपाल नरेश थे वो रण बहादुर शाह थे। कौन थे भाई, रण बहादुर शाह थे। कुमायूं का शासक कौन था, तो महेंद्र चंद कुमायूं का शासक था। रण बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी उम्र काफ़ी कम थी और पहली इनकी संरक्षिका के रूप में इंद्रलक्ष्मी ने क्या करा था भाई, काम किया था। और बाद में इनके संरक्षक बने इनके चाचा चुतोरिया बहादुर शाह भाई। तो कुमायूं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था, तो रण बहादुर शाह थे भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कुमायूं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था भाई? तो कुमायूं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर दस्तूर कर कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? दस्तूर कर कहलाता था। दोनिया कर की बात करें तो दोनिया कर पहाड़ी पशु चारकों पर लगता था भाई। और पुगाड़ी कर की बात करें तो ये एक प्रकार का भूमि कर था, जो सैनिकों का यहीं यहीं से क्या करा जाता था भाई? वेतन इसी कर से दिया जाता था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी भाई? तो 1792 में। कब संधि होती है भाई? 1792 में गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य क्या होती है भाई? संधि होती है। 1791 में इनके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया और ये लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए और इनके द्वारा लंगूरगढ़ को पूरी तरह से क्या कर लिया गया भाई? घेर लिया गया जाता है और इंतजार करने लगे कि क्या होता भाई, कब हम गढ़वाल के अंदर घुसेंगे, और उसी समय चाइना के द्वारा क्या कर दिया जाता है भाई? आक्रमण कर दिया जाता है। 1792 में गढ़वाल के राजा के द्वारा भाई क्या कर ली जाती है? संधि कर ली जाती है भाई। ठीक है, तो गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य भी संधि कब होती है? तो 1792 में संधि होती है भाई। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।